बोलो। नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 हमारे अतीत किताब का नए राजा और उनके राज्य। इस पाठ में हम क्या देखेंगे कि नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ, राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था किस तरह की थी, विभिन्न टैक्स कौन कौन से दिए जाते थे, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान की क्या व्यवस्था थी और धन के लिए युद्ध किस तरह से हुए। इसमें से हम ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। इसमें है, अब हम चलते हैं हमारी किताब की ओर। किताब में है कि नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। जब नए राजवंश थे कि जब 7वीं शताब्दी में आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी आए और योद्धा और सरदार वो सारे थे जो अस्तित्व में आ चुके थे। राजा उन्हें मातहता या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब उन्हें क्या कहा जाता था, महंत या सामंत कहा जाता था। और ये राजा के लिए विभिन्न प्रकार की उपहार लाते थे, सैन्य सहायता देते थे और बहुत संपदा प्रदान करते थे। इसका उदाहरण कैसे हुआ कि इसका उदाहरण है जो दक्कन में राष्ट्रकूटों का एक उदाहरण है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। जो चालुक्य राजवंश था उसके अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान था दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वामित्व स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है, और उसे हराया और हिरण्यगर्भ, जिसका हिरण्यगर्भ का क्या अर्थ होता है कि सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान था, वो करवाया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था उस समय, तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी दोबारा अपना क्षत्रिय धर्म प्राप्त कर सकता है। इस तरह से हमारे अन्य उदाहरण भी आए थे। इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक आता है राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था क्या थी। अब जो राज्यों में प्रशासन था वो इस प्रकार था। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराज राज क्या होता है, जो राजाओं के राजा होते हैं, त्रिभुवन चक्र वर्णित तीन भुवनों का जो स्वामी होता है, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे, ठीक है। इसके बाद में था, इन जो दावों के साथ साथ वे किसानों व्यापारियों के साथ में साझेदारी करते थे अपने काम के लिए। इन सभी राज्यों में क्या था कि उत्पादक कौन होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जैसे किसान, पशुपालक और कारीगर, ये होते थे। इनसे साधन इकट्ठा करते थे, संसाधन। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था। मतलब जो भी ये कमाते थे उसका एक हिस्सा देना होता था। वो एक हिस्सा क्या था कि टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। उस समय ये सब व्यापारियों से राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में प्राप्त किया जाता था। इसमें अपने जो था कि कर की क्या व्यवस्था थी, कर था वो 400 तरह के कर दिए जाते थे। अपनी किताब में जिन करों का उल्लेख है वो कौन कौन से थे। पहला था बेट्टी नाम का एक कर था। बेट्टी का अर्थ होता है यहाँ पे जबरन श्रम करवाना, मतलब जबरदस्ती मजदूरी का काम करवाना। मकान पर छाजक डालने वाला कर, खजूर या तार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल कर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति पर अगर उत्तराधिकार चाहते हैं तो उसके लिए टैक्स के रूप में हासिल करना। ये जो भी टैक्स थे जो राजा वसूल करते थे वे राजा की वित्तीय व्यवस्था के आधार थे। मतलब राजा की जो भी वित्तीय व्यवस्था थी, रुपयों पैसों का काम था, वो किससे चलता था, इन्हीं से चलता था। इससे राजा मंदिरों और दुर्गों का निर्माण का काम लेते थे। जो राजस्व वसूल की जाती थी उसकी नियुक्ति प्रभावशाली परिवारों के बीच में से ही होती। जो प्रभावशाली परिवार थे वही लोग ये टैक्स वसूल करने का काम करते थे। इसके बाद में आता है, अपन ने क्या पढ़ लिया कि अपन ने पढ़ा नए राजवंशों का उदय और राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था और विभिन्न टैक्स, ये 3 बातें हमने पढ़ ली। अब इसके बाद में आता है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ किसे कहते हैं?
प्रशस्तियाँ ऐसे ब्यौरे होते हैं जिन पे लिखी गई बातें सत्य तो नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक सत्य भी होती है। इसमें क्या करते थे जो शासक थे, राजा थे, अपने आप को कैसे भी दर्शाना चाहते थे वो इस प्रशस्तियों पर दर्शा देते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वानों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में, हमारे राज व्यवस्था में मदद करते थे। इसके बाद में आता है कि जो ब्राह्मण परिवार थे उनको राजा लोग क्या देते थे कि दान देते थे। दान किसका देते थे? राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। जो भूमि अनुदान था ना, वो ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। ये ताम्र के जो पत्ते हैं, ये है चित्र बना हुआ, आपकी भी सबकी किताब में होगा, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उनको ये दिया जाता था। इसके बाद में आता है कि धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध मतलब धन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग शासन व्यवस्था में आपस में युद्ध होते थे। इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करता था। इसके लिए एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा किस रूप में की है? त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 थे पक्ष, इसलिए इसे कहा है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अब इसके बाद में था कि अफगानिस्तान में जो गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था। सबसे प्रसिद्ध कौन था? गजनी का सुल्तान महमूद था। उसने 997 से 1030 तक का शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करते थे और उसका निशाना थे संपन्न मंदिर। मतलब कि अपने क्या टॉपिक था? धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध में उनके तरीके क्या थे कि संपन्न मंदिरों को लूट लेना, उसमें महत्वपूर्ण था सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत भारी बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का उस निर्माण करके उस पर खर्च कर दिया। इस तरह से ये लोग क्या करते थे कि अपने अपने शासन व्यवस्था में अलग अलग जगहों की लूट मार कर करके धन इकट्ठा करते थे और अपने शासन व्यवस्था करते थे। अब है सुल्तान, अरबी भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब होता है शासक, मतलब शासन करना। तो आज हमने कौन से 5 टॉपिक पढ़े? नए राजवंशों का उदय, राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था, विभिन्न टैक्स और प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान और धन के लिए युद्ध। ये हमारा आधा पार्ट हुआ है अभी तक। आधा पार्ट अपन इसके बाद में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आपको बहनों को क्या करना है? इस 5 टॉपिक को वापस से पढ़ करके बीच के 25 प्रश्नों का निर्माण करना है।